Hello, good morning, all my students. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda क्रिया शरीर। आज हम जो है वो लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन करेंगे। जो 4 टॉपिक्स क्रिया शरीर के अंदर एडिशनली ऐड हुए हैं, दे आर इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग एंड मोटिवेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी एंड इंटेलिजेंस की बात करी थी। आज हम जो है वो लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ों की बात करेंगे। आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा ही, बिकॉज़ ये जो वर्ड्स हैं हम रूटीन लाइफ के अंदर कई बार यूज़ करते हैं। लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन, आई एम गेटिंग डीमोटिवेटेड, एग्ज़ाम जब आती है तो डीमोटिवेशन हो जाता है। वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है हम काफ़ी बार बोलते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। और इवन आवर सोसाइटी ऑल्सो बहुत अच्छी तरह से जो है वो वेल वर्स्ड है इसके बारे में। लर्निंग एंड मोटिवेशन, ऑल्सो मेमोरी एंड दैट इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेल नोन वर्ड्स। तो और ये जो वर्ड्स है उसको लेकर भी हम काफ़ी कुछ समझ लेते हैं। इन टर्म ऑफ लेमन लैंग्वेज अगर हम बोले तो लर्निंग यानी सीखना, मीन्स कुछ तो सीखना है, ओके। और हम स्टडी भी इसलिए करते हैं कि कुछ न कुछ हमें नया सीखने को मिले। तो डेफिनेटली ये दोनों टॉपिक या ये चारों टॉपिक बहुत इजी है समझने के लिए, मगर थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली एंड पर्टिकुलरली कैसे ब्रेन इसको काम करता है, कैसे ब्रेन इसके साथ में काम करता है, तो ये आज हम देखेंगे। मगर ये बात कर लो कि हम अभी नर्वस सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में चल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर सीरीज़ जो चल रहा है उसका पार्ट 14 यानी 14 आज रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। 13 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिए और वो ऑलरेडी अभी यूट्यूब पे है। यू कैन सर्च इन द वैदिक आयु प्रोडक्शंस, मेरे चैनल का नाम है। तो उस चैनल से आप सीधा उस सारे लेक्चर्स और उसके अलावा कई सारे आयुर्वेदिक टॉपिक्स भी मैंने ऑलरेडी ऑडियो लेक्चर में वहाँ पे रखे हुए हैं। तो यू कैन लर्न एज मच एज यू कैन। और आयुर्वेदा एंड मॉडर्न को बुकिश नॉलेज के हिसाब से न पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल थिंग्स। और ये सारी चीज़ें हम इसीलिए लर्न कर रहे हैं। जो टॉपिक आज का हमारा है लर्निंग, इसीलिए लर्न कर रहे हैं आयुर्वेदा या BMS जो भी आप कर रहे हो अभी, है ना। वो सिर्फ आगे जाके आपको जो अल्टीमेट एम है आपका, या तो आप मॉडर्न प्रैक्टिस करोगे या तो आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करोगे, दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए ये सारे टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्रिया शरीर जो है यानी कि फिजियोलॉजी, आप डिसीज़ को जब समझने जाओगे तो वो इट्स एबनॉर्मलिटी ऑफ द बॉडी, या तो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो पहले आपको अगर पता होगा कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, देन ओनली यू नो कि व्हाट इज़ द एबनॉर्मल वन। तो इसके अलावा जो पूरी फिजियोलॉजी है स्पेशली इन टर्म ऑफ आयुर्वेदा, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग। और आज जो हम सीधे अभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लर्निंग की बात हो रही है तो आयुर्वेद के अंदर एक टर्म है अभ्यास। तो उसमें अभ्यास में भी उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं श्लोक यहाँ पे नहीं बोलूँगा, सीधा उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। अभ्यास यानी कि आप जो कुछ भी लर्न करना चाहते हो उसको बार बार दोहराते जाओ। तो रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग, दैट्स कॉल्ड एज अ अभ्यास। और लर्निंग में भी वैसे ही कुछ बताया गया है, जस्ट लाइक कि मैं डेफिनेशन उसकी बोल रहा हूँ भी। लर्निंग इज़ द प्रोसेस, इज़ द प्रोसेस, ध्यान रखो। इट्स नॉट अल्टीमेट गोल कि वहाँ पे आपको पहुँचना है, वो हमेशा प्रोसेस में ही रहता है। अगर आपको जैसे कि लर्निंग ऑफ द बाइसिकल और लर्निंग ऑफ द मोटरसाइकिल, लर्निंग ऑफ द बाइक, ऐसा कुछ भी है तो वो शुरुआत होगी और एक सर्टेन डेज के लिए वो प्रोसेस चलेगी। दैट्स कॉल्ड एज अ लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस टू एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, जो अभी तक आपने नहीं जाना है, या आप कुछ जो जानते हो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तो इट्स कॉल्ड एज अ लर्निंग।
जो कंप्लीट आपकी ब्लैंक पेज या ब्लैंक शीट है उसके ऊपर आप कुछ नया सा जो है ड्रॉ कर रहे हो, या तो कुछ लिख रहे हो, हाँ, या तो कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज ए संस्कार इन योर माइंड। और इस माइंड के रिफ्लेक्शन के आधार पे आपका बिहेवियर जो होगा वो लर्निंग को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखा हो तो पहले आप कई सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ग्रामर, ये सारी चीज़ें सीखोगे। और उसके बाद में जब आपको ऑलमोस्ट लर्निंग जो होगी, लर्निंग प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। या तो उसमें भी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कम्प्लीटली फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओ। वैसे ही अगर आप आयुर्वेदा में हो तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न अबाउट संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। तो फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट भी इसीलिए आता है कि आप एटलीस्ट चरक संहिता या सुश्रुत या जो भी अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सारी संहिताओं जब भी आप पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो। एटलीस्ट आपको वो पढ़ना है और उसके बेसिक मीनिंग जो है वो आपको पता चले, क्योंकि इंग्लिश डेफिनेटली बहुत ही इजी है जो है वो लर्न करना, मगर संस्कृत इज़ टू टफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी तक हमारा कोई भी उसका लर्निंग प्रोसेस आज तक नहीं हुआ है। कई लोगों का डेफिनेटली संस्कृत सब्जेक्ट रहा होगा 11th और 12th में, और मे बी इन 10th ऑल्सो, मगर इसमें भी ऐसे जो संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता जिसमें हमें और ज़्यादा जो आयुर्वेदिक के रिलेटेड जो संस्कृत होता है, इट्स टोटली डिफरेंट। और इसीलिए संस्कृत पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, संस्कृत लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ सेकंड थिंग, मगर फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए कि आप प्रॉपरली श्लोका का उच्चारण कर सको, रेसिटेशन कर सको, एंड उसका मीनिंग निकाल सको अपनी तरह से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है लर्न करना। तो इट्स अ न्यू थिंग जो आपको लर्न करना है, जो आपको सीखना है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देयर इज़ टू टाइप ऑफ लर्निंग्स। वन इज़ अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग एंड द सेकंड इज़ अ एसोसिएटिव लर्निंग। ओके, नॉन एसोसिएटिव एंड द एसोसिएटिव, ये दो टाइप्स है उसके, तो आपको ये याद रखने फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जनरली अगर आप लर्निंग के बारे में देखने जाओ, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को अगर देखने जाओ, तो फ्रंटल पार्ट जनरली जजमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए जाना जाता है। देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल और द पैराइटल का इंटीरियर जो पार्ट है वो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेमोरी वाला पार्ट है जो वो जनरली इसके लिए खास करके ऑसिपिटल लोब के ऊपर या तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब, उसमें मेमोरीज वगैरह वर्कआउट होती हैं। कॉग्निटिव एंड द कॉम्प्रिहेंशन बिहेवियर जो आपका होगा वो टेम्पोरल लोब के आसपास होगा, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग लोब जो है वो ऑसिपिटल लोब के आसपास होगा। जो भी आप प्रॉब्लम आपके सामने कोई भी डिफ़िकल्टी है तो यू हैव टू सॉल्व समथिंग। ओके, तो वो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो उसमें जो आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है, दैट्स ऑसिपिटल लोब के अंदर वो सारे उसके सेंटर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अभी जो मैंने लोब के बारे में बोला, वो जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कैसे किस जगह पे मेनली ये फंक्शन होता है। यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो। तो फर्स्ट वन इज़ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। किसे कहेंगे? तो जनरली नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन, यानी कि व्यक्ति का रिस्पॉन्स जो होगा वो एक ही स्टिमुलस के आधार पे होगा। कोई भी एक स्टिमुलस होगा, उसके थ्रू जो रिस्पॉन्स निकलेगा पर्सन के अंदर, एंड दैट्स कॉल्ड एज ए नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। जस्ट लाइक कोई हैबिट अगर आपको करना है, हैबिट में आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर नेगेटिव हैबिट है तो तंबाकू में, तो उसमें आप पर्टिकुलरली वो जो भी आप फ्लेवर या जो भी आप कुछ लेते हो तो उसके ऊपर ही आपका स्टिमुलस होगा और वही आप जनरली लेना चाहोगे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टोबैकोस देयर आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ chewing betel nuts are available,
मगर उसमें भी आप जनरली एक ही कंपनी का एक ही फ्लेवर का जो है वो लेने की कोशिश करते हो, दैट्स इज़ अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें आप एक ही स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, तो इट बेस्ड ऑन हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। ओके, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया उसमें दोनों चीज़ें होती है, धीरे धीरे उसका हैबिट भी बनता जाता है और सेंसिटाइज भी होते जाते हो इसके बारे में। क्योंकि पहले जैसे कि आप शुरू करते हो तो इसमें एक या दो सिगरेट्स या टोबैको वाली जो चीज़ होती है वो लेते हो, फिर धीरे धीरे वो सेंसिटाइज होते जाते हो, तो एक या दो से जनरली आपके अंदर जो स्टिमुलस पैदा होना चाहिए वो नहीं होता। तो यू आर एग्रीवेटिंग दैट कि 3 लेते हो, 4 लेते हो, देन 5, 6, दिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ लर्निंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। मगर इसमें दिस इज अ नेगेटिव एग्जांपल जो आपको इजीली समझ में आए, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देन habituation is getting used to something to which a person is constantly exposed, just like this. Okay, तो हैबिचुअल इसे ही कहते हैं कि जिसमें कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में एक्सपोज होता है पर्सन, तो अल्टीमेटली वो चीज़ हैबिचुएशन बन जाती है। जैसे कि अगर पॉजिटिव अगर एग्जांपल ले दो, सुबह जल्दी से उठना। ओके, अगर 5 बजे उठने के बाद आपको एक अलग प्रकार की हैप्पीनेस या खुशी मिलती है, तो अगेन आप दूसरे दिन भी 5 बजे उठोगे, तीसरे दिन भी 5 बजे उठोगे। अगर ज़रूरत जनरली जो कॉलेज या जैसे कि आप लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाना हो जल्दी से, या तो फिर जॉब के लिए निकलना हो, तो जल्दी उठना इट्स अ वेरी कॉमन। मगर वही चीज़ अगर संडे को भी एज इट इज़ बरकरार रहेगी, संडे को भी आप जनरली लोग नहीं उठते, मगर उस वक्त भी आप अगर 5 बजे उठ जाते हो, दैट मीन्स वो प्रोसेस जो है आपकी, वो आपने इस हिसाब से लर्न कर ली है कि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। ओके, तो दैट्स काइंड ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड। हैबिचुएशन, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इज़ अ गेटिंग यूज्ड टू समथिंग टू विच अ पर्सन इज़ अ कॉन्स्टेंटली एक्सपोज। ओके, तो उसी कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर के बारे में उसके थ्रू जो हैबिचुएशन बनता है, दैट्स वी कॉल्ड एज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। आफ्टर सम टाइम अ पर्सन इज़ हैबिचुएटेड टू द स्टिमुलस एंड इग्नोर्स इट। ओके, जस्ट लाइक मैंने वो नेगेटिव एग्जांपल बोला था, उसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी आप स्टिमुलस से जो हैबिचुएशन हो जाता है, उसके जब आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, हाँ, तो 1-2 से आपका काम नहीं चलता, एंड यू आर टोटली स्टार्टिंग इग्नोरिंग इट, एंड इग्नोरेंस के बाद आपका जो रिपीटेशंस ऑफ लेना, टॉपिक को लेना है, वो बढ़ जाता है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड एज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग एग्जांपल। सेकंड जो उसका सब टॉपिक था, फर्स्ट वन इज हैबिचुएशन, सेकंड इज सेंसिटाइजेशन, इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी इज मेड टू बिकम मोर सेंसिटिव टू द स्टिमुलस। तो बॉडी को इस हिसाब से बनाना है कि जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या पर्टिकुलर लर्निंग को लेकर। ओके, जस्ट लाइक कि दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। ओके, तो वो आप थोड़ा सा अगर स्टिमुलस मिलता है तो यू आर सेंसिटाइज बाय दिस एंड द एम्प्लीफाइड द होल रिस्पॉन्स, जस्ट लाइक एलर्जीज इन दी बॉडी। हाँ, तो इसके अंदर कैसे एम्प्लीफिकेशन होता है, अगर आपने एक छोटा सा, अगर आप पीनट्स से एलर्जी हो या फिर आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो, तो आपने थोड़ा सा बाइट भी उस पर्टिकुलर चीज़ का लिया होगा, तो यू गेट एलर्जी ओवर होल बॉडी। हाँ, तो वो क्या हुआ, जैसे एक छोटे सी चीज़ का एम्प्लीफाइड होके द रिस्पॉन्स या स्टिमुलेशन जो निकला है बॉडी के अंदर, दैट्स वी कैन कंपेयर विद द एम्प्लीफिकेशन। ओके, छोटी सी चीज़ का बड़ा जो है वो रिएक्शन निकलना, इट्स कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन। When the same stimulus is combination with the another pleasant or the unpleasant stimulus, the person become more sensitive to the original stimulus. ये सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेम स्टिमुलस से जो है उसके साथ में अगर कोई दूसरा प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्टिमुलस लगा देते हो, जो आपको पसंद हो या पसंद ना हो, ऐसा कोई स्टिमुलस लगा देते हो, तो द पर्सन बिकम मोर सेंसिटिव टू द ओरिजिनल स्टिमुलस। जस्ट लाइक के सेम एग्जांपल, क्योंकि उससे आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लर्निंग चल रही है ये जो हैबिट बनाने में या कुछ जो व्यसन करने में, तो उसमें आप सपोज़ कि एक पर्टिकुलर कंपनी का आप टॉपिक को ले रहे हैं, हाँ, और उसकी जगह पे बाय चांस किसी ने कुछ मिक्स कर दिया, हाँ, और सर्टेन डेज के लिए अगर आप वो मिक्स वाला कुछ खाओ, तो डेफिनेटली वो आपको एक
चेंज फील होगा और अगेन आप जो आपका ओरिजिनल स्टिमुलस था उसके पास में जाना चाहोगे, बिकॉज यू डिडंट लाइक दैट पर्टिकुलर टेस्ट और पर्टिकुलर स्टिमुलस टू योर ब्रेन। ओके, तो जो कुछ हम मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से वो भी अल्टीमेट स्टिमुलस होता है, वो भी टोबैको होता है, मगर फिर भी जो आपका टेस्ट बर्ड्स होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दैट्स कॉल्ड एज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, और आप रिटर्न टू दी ओरिजिनल स्टिमुलस जो है आपका वहाँ पे वापस चले जाओगे। ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल है जो आपको समझ में आए कि कैसे लर्निंग प्रोसेस जो है यानी हैबिट बनाना जो है वो यूज़ होता है। Then just like कि again example उसका, while driving on the road a person is familiar to the regular traffic and sounds, okay, but if one day a person hears screaming he gets shocked or sensitized with this stimulus, okay, it's perfectly okay। जैसे कि आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको रेगुलर ट्रैफिक, रोड का डायरेक्शन सब कुछ पता हो, और सडनली आपको अगर कोई एक्सीडेंट सामने मिलता हो या फिर कोई अचानक से आप जा रहे हो और ज़ोर से हॉर्न बजा दे और स्क्रीम कर दे, तो डेफिनेटली आपका जो मेंटल स्टेटस होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सेकंड हमारा एसोसिएटिव लर्निंग, तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड अबाउट रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टिमुलाई एट अ टाइम। ओके, तो ये दो से ज़्यादा स्टिमुलाई जो है वो एक साथ में काम करते हैं। और फॉर द एग्जाम्पल इज कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, this is the acquired reflex which required learning, memory and recall of the previous experiences। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स होगा वो जनरली, तो कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर अगर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देयर इज़ अ फेमस एग्जाम्पल इज बेल डॉग एक्सपेरिमेंट। इवान पावलो, देयर इज़ अ साइंटिस्ट नेम इवान पावलो, उसने बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब भी वो कुछ खाना देता था उससे पहले डॉग को बेल सुनाई देता था, यानी वो बेल बजाता था पर्टिकुलर टाइम पे, एंड देन वो बेल बजाने के तुरंत बाद जो है वो खाना उसे मिलता था। तो डॉग जो होता है वो पर्टिकुलरली रिलेट कर लेता है कि बेल इज़ अ स्टिमुलस। तो जैसे ही बेल बजता था उसकी सलाइवेशन चालू हो जाती थी। तो दिस इज़ द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, कंडीशन रिफ्लेक्स वी कैन से। जैसे ही बेल बजता था तो सलाइवेशन गेट स्टार्टेड। तो उसमें वो फिर उस वक्त खाना मिले ना कि मिले या खाना देखा भी ना हो उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दी बेल का वो आवाज़ सुनना इज़ अ मेन स्टिमुलस फॉर दैट पर्टिकुलर डॉग। ओके, तो उसके अंदर जैसे कि लर्निंग प्रोसेस चल रही है कि डेली में बेल बजेगा देन खाना मिलेगा, बेल बजेगा देन खाना मिलेगा, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। देन मेमोरी वो फिक्स हो जाती है कि जब भी बेल बजता है तुरंत ही उसे खाने का जो है वो ख्याल आ जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ मेमोरी। एंड फिर उसे रिकॉल करना, जैसे ही रिकॉल करता है कि अभी खाना मिलने ही वाला है, रिकॉल जैसे ही होता है देन सलाइवेशन इज स्टार्टेड। तो इट्स कॉल्ड एज अ कंडीशनड रिफ्लेक्स जो हमें याद रखना है। ओके, यू कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। साइंटिस्ट नेम इज इवान पावलो, IVAN PAVLOV। ओके, इवान पावलो। There is two type of reflexes. First one is classical conditioned reflex and the second one is instrumental conditioned reflex. Okay, तो अभी हमने जो बात करी थी बेल डॉग एक्सपेरिमेंट की, इट्स अ क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स। वो उसका एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्जांपल था उसमें हर बार जो खाना मिलता था बेल बजने के बाद, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उस पर्टिकुलर टाइम में फिर खाना नहीं मिलेगा तो भी उसका जो है वो सलाइवेशन वो चालू हो जाएगा। ओके, देन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्स कैसे होगा? तो देयर इज टू डेवलप दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज एनिमल इज टॉट टू परफॉर्म सम टास्क इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिवॉर्ड और टू अवॉइड अ पनिशमेंट। ओके, जैसे कि अगर आपने सर्कस वगैरह देखा हो तो उसमें शेर को कैसे ट्रेन करा जाता है, टेबल पे बैठते हैं या फिर जंप करते हैं, जो सारी चीज़ें होती है उसके बाद में अगर आपने देखा हो तो देयर इज़ अ साउंड ऑफ चाबुक, वो
करते हैं, तो यहाँ पे वो काम करते हैं बिकॉज दे वांट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट, कि अगर वो चाबुक ज़ोर से पड़ेगा तो उनको डेफिनेटली लगेगा। वैसे ही उनके माइंड के अंदर ये थॉट्स प्रोसेस चलती है, दैट्स वाई दे आर डूइंग और द परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। ओके, और जैसे ही वो आवाज़ होता है, और अब अगर नोटिस करो उसे पर्टिकुलरली, तो वो चाबुक की आवाज़ तभी आएगी जब वो काम शुरू होने वाला होगा या तो काम ख़त्म हो जाएगा, यानी टास्क शुरू करेगा टेबल के ऊपर चढ़ना या जंप करना, और जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है अगेन दी चाबुक वाला आवाज़ इज़ कमिंग बैक। और एल्स कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दे आर पैम्परिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हाँ, उस वक्त जो शेर या जो रहते हैं उनको पैम्परिंग किया जाता है विथ दी हैंड मूवमेंट्स एंड ऑल, तो दिट्स कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनड रिफ्लेक्स। ओके, लर्निंग एंड द मेमोरी आर द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। ओके, पहले लर्न करो देन मेमोराइज करो, ये हो जाने के बाद, यानी कि बार बार जब आप एक ही चीज़ को लर्न करोगे देन इट गेट ऑटोमेटिकली मेमोराइज्ड। डिपेंड्स ऑन कि आपने लर्निंग कितनी श्रद्धा से या आस्था से करी है, कितने आपने कंसंट्रेशन के साथ में करी है, डिपेंड्स। क्योंकि कई बार बच्चों में श्लोकास के साथ ये होता है कि श्लोकास लर्न कर लेते हैं, बाहर करने की कोशिश करते हैं, बार बार वो बाहर करने की कोशिश करते हैं, मगर द इंटरेस्ट जो होता है श्लोका बाइट करने का वो ज़ीरो होता है। ओके, दैट्स वाई जो मेमोरी में हो जाता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इंस्टॉल हो पाता है, और जनरली उसका अर्थ भी वो नहीं निकाल पाते जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो लर्निंग में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, इंटरेस्ट एंड द कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होगी पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो मेमोरी फॉर्म जो होना है या तो सॉफ्टवेयर फॉर्म जो होना है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं होगा। ओके, then so learning is the ability to acquire skills through the instruction or the experiences। okay, तो जैसे कि अगर सेम खड्डा वाला एग्जांपल, अगर रास्ते में खड्डा है और एक बार आप गिर गए एंड देन वो खड्डे से जैसे ही बाहर निकलते हो, यू हैव गॉट अ वन एक्सपीरियंस कि आपको देखना चाहिए था, आपको कॉन्सेंट्रेट होके चलना चाहिए था, आपको बेध्यान नहीं होना चाहिए था। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस थे आपने वो गेन कर लिए, तो इट्स अगेन लर्निंग प्रोसेस। तो आप दोबारा जब भी आप ऐसे रास्ते पे निकलोगे, यू आर बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटिंग और मोर अवेयर अबाउट दैट अराउंड और द सराउंडिंग एरियाज। ओके, तो कैपेबिलिटी फॉर द चेंज विद द लर्निंग इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, तो लर्निंग प्रोसेस एक हो जाने के बाद में, जैसे कि एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो इट डजंट मीन कि आपको वो पूरा आ गया होगा या समझ में आ गया होगा, आप उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। कई बार सेम टॉपिक जो होता है वो दूसरी जगह से आपको अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया जाता है, देन यू लर्न कि हाँ ये थोड़ी ईजी वे है समझने के लिए। तो ये कैपेबिलिटी जो आप है सेम टॉपिक को दूसरी बार समझने, अलग तरीके से समझने की और उसे चेंज करने की, दैट कैपेसिटी यू कैन से इज प्लास्टिसिटी। ओके, यानी जैसे ही प्लास्टिक सर्जरी में क्या करता है कि वो एक जगह पे दूसरी जगह से स्किन लेकर स्किन ग्राफ्टिंग होती है। ओके, वैसे ही हमारे ब्रेन के ये थॉट्स और मेमोरीज़ के साथ में जो पहले का जो जगह था, यानी कि पुरानी आपकी जो मेमोरी थी, वहाँ पे सेम चीज़ की दूसरी मेमोरी आप जो है वो उसे लगा देते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। ये याद रखना है। This is the ability to change behavior in response to stimuli for the external and the internal movement। Okay, तो ये आपको याद रखना है। Then तो this is the basic topic जो है लर्निंग का हमारा, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लर्निंग यानी कुछ ना कुछ सीखना। आप बेसिक भी उसे क्या बोल सकते हैं कि इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आप सीखते हो। कोई भी चीज़ अगर सीखते हो तो शुरुआत कैसे होती है, उसकी एंड कैसे होती है। तो जैसे ही आप BMS मेंटर हुए होंगे, आपका वो ये सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो नए होंगे, स्पेशली संस्कृत सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है अभी, देन क्रिया शारीर टर्मिनोलॉजी लाइक वात पित्त कफ एंड सप्त धातु एंड प्रकृति, ये सारी जो फिनोमिना और टर्मिनोलॉजी होगी वो नई होगी। मगर फिर भी जब भी आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर जब मिलता है, एक्सप्लेनेशन जो है वो जब आपको प्रॉपर मिलता है और आप उससे एक अलग माइंड के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ जब उसे सुनना शुरू करते हो, देन यू गेट इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर
टॉपिक, और उसके बाद में जो होता है वो लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तो ऑलवेज ध्यान में रखें ये जो एग्जांपल्स हैं इवान पावलो का बेल एंड डॉग जो एक्सपेरिमेंट था, वो हमेशा ध्यान में रखें कि आयुर्वेदा में इन जनरल, ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है, इन जनरल हमारे जितने भी ये शास्त्रास वगैरह है उसमें एनिमल स्टडीज़ नहीं हुए थे। ओके, तो एनिमल स्टडी में जो ध्यान रखना है कि उसमें जो माइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ माइंड जो है वो पूरा अलग होगा देन दी ह्यूमन माइंड। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि ऐसे जो है, अगर आपने देखा हो कि अगर ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम ह्यूमन बीइंग के साथ में करते हैं तो कई बार ऐसे रिजल्ट नहीं भी मिलते। अगर सेम चीज़ अगर आप ह्यूमन बीइंग के साथ में करोगे, बेल एंड ह्यूमन बीइंग एक्सपेरिमेंट, तो डेफिनेटली वो कारगर नहीं होगा और अच्छी तरह से रिजल्ट उसके नहीं आएंगे। तो लर्निंग प्रोसेस इज़ लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। जब भी आप सीखना चाहते हो तो देयर इज़ नीडेड ऑफ दिस टू अलग थिंग इज़ इंटरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड, देन ओनली यू कैन लर्न समथिंग प्रॉपरली। नेगेटिव जो एग्जांपल्स थे उसमें ध्यान रखना है कि वो सारी लर्निंग्स बेटर ना हो, और अगर हो जैसे ही आपने शुरू करी थी वैसे ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको डिलीट करना, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इट्स वेरी नेसेसरी टू डू। मगर उसकी प्रोसेस जनरली कई लोगों को पता नहीं होती बिकॉज दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। तो उसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अगर विड्रॉ करने की कोशिश करें, देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये हमें ध्यान में रखना है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन में क्विट कर लो और आपका माइंड और बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो एक दिन में क्विट कर लेते हैं देर, और वो लोग कोई भी सफरिंग नहीं फेस करते, तो बिकॉज ऑफ दे आर माइंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो भावना होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स वाई दैट फिजियोलॉजी पोर्शन डिड नॉट रिएक्टेड। तो मगर हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बार हैबिचुएशन हो गया तो निकालना इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मगर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये लर्निंग प्रोसेस के थ्रू यू कैन रिवर्स द होल थिंग जो आपने हैबिट में बना ली है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मोटिवेशन। अगेन मोटिवेशन फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ज़रूरी है और इसको हम देखेंगे भी, मगर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उसको प्रॉपरली समझो। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है मोटिवेशन को समझना। अगर मोटिवेशन को अच्छी तरह से नहीं समझा गया देन यू फेस मैनी प्रॉब्लम्स पर्सनली भी एंड पेशेंट वाइज भी। ओके, तो मोटिवेशन इज़ द साइकोलॉजिकल फीचर दैट अराउजेज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल एंड एलिसिट कंट्रोल्स एंड सस्टेन्स सर्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि अगर आपको कुछ करना हो, बेसिक लेमन लैंग्वेज के अंदर कुछ आपको पाना हो, कुछ आपने गोल फिक्स किया हो कि मुझे इतना रिच बनना है, मुझे आयुर्वेद के अंदर इतना ये करना है, मगर कई बार क्या होता है कि देयर इज़ सर्टेन हर्डल्स जो आपको फील करवाते हैं। इट्स नॉट एक्चुअल हर्डल्स बट इट्स योर इमेजिनेटेड हर्डल्स जो आपको थोड़ा सा पीछे खींचते हैं कि नहीं भाई तुझसे ना हो पाएगा। तो ये जो पोर्शन जब आता है तो यू डेफिनेटली नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट यू कैन डू इट। दैट्स बहुत ही बेसिक जो सेंटेंस है हमारे, यू कैन डू इट वाला। तो इट्स अ मोटिवेशन थिंग कि आपको हर्डल इमेजिनेशन में से थोड़े से निकाल देने हैं। डेफिनेटली वो प्रेजेंटली भी आपके सामने हो और इट्स लिटरली अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट नॉट नेसेसरी that you can't overcome of that particular hurdles. Okay, तो that's called as a motivation. तो गोल को एलिसिट करना, कंट्रोल करना एंड उस गोल की तरफ आगे जाना, इट्स कॉल्ड एज अ मोटिवेशन. It can be considered as a driving force, a psychological drive that compels an action towards a desired goal. जो आपको एक प्रेरित करता है कहीं पे जाने के लिए, that's called as a motivation. तो जनरली यू कैन से देर इज़ अ वर्ड इज़ इम्पॉसिबल. हाँ, मगर उसमें भी मोटिवेशन के हिसाब से कई लोग अलग अलग चीज़ निकाल देते हैं. जैसे
एम पॉसिबल उसके अंदर फाइंड आउट हो गया, इम्पॉसिबल, आई स्पेस एम स्पेस पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल नहीं बोलते मगर आई एम पॉसिबल बोलते हैं, तो देयर इज़ अ सेंटेंस। और कई लोग आई एम जो फर्स्ट टू लेटर्स है उसको मिटा देते हैं, तो देयर इज़ अ वर्ड इज़ अ पॉसिबल। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप फॉरवर्ड करके मोटिवेशन जो है वो ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हंगर इज़ अ मोटिवेशन दैट एलिसिट द डिज़ायर टू ईट। ओके, अगर आपको भूख नहीं लगी होगी तो आपको जनरली खाने की उतनी इच्छा नहीं होगी, वो अलग बात है। हम मोर ऑफ अभी ऐसा भी हो रहा है कि ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दी ओबेसिटी एंड दी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देयर इज़ नो नीडेड ऑफ मोटिवेशन टू ईट एक्चुअली, अभी के सिनेरियो में वैसा है, मगर इन जनरल अगर आप वैसे बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले पीपल को अगर मिलो तो उनको भूख क्या होती है, यू कैन फील दैट। और हंगर जब भी होती है देयर इज़ अ मोटिवेशन ऑफ टू डू समथिंग टू गेट फूड। ओके, वो चाहे आप जॉब करके देखो या फिर चाहे क्या बोलते हैं गन पॉइंट पे किसे रख कर लूट के देखो, या चाहे फिर भीख मांग के देखो, वो चाहे कुछ भी हो, मगर देयर इज़ अ हंगर, वो आपको ये सारा मोटिवेशन देती है कि आपको खाने के लिए कुछ पाना है। ओके, एंड अल्टीमेटली यू कैन फीड योर सेल्फ बाय द फूड। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन. Motivation has been shown to have roots in the physiological, behavioral, cognitive and the social areas. हाँ, तो मोटिवेशन जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी आपको चेंज करता है, बिहेवियर आपकी चेंज हो जाती है. वंस यू आर फीलिंग डिप्रेसिव, आफ्टर गेटिंग मोटिवेटेड, योर बिहेवियर इज टोटली गेट चेंज. सेम एज कॉग्निटिव एंड दी सोशल एरियाज में भी it's very needed thing. The motivation may be rooted in a basic impulse to optimize well-being, minimize physical pain and the maximize pleasure. तो मोटिवेशन एक ऐसे भी मिलता है कि अगर आप गोल को देखकर पहले से ही प्लेजर फील करने लगे कि मैं अगर स्टेज में चला जाऊंगा तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, तो ये फीलिंग जो है प्लेजरेबल फीलिंग, वो भी आपको एक मोटिवेटेड करती है. It can also originate from the specific physical needs such as eating, sleeping, resting. तो बेसिक नीड है, उससे भी हमें कई सारी चीज़ें करने में मोटिवेशन मिलती है. The theories and the models, there is two type of motivation is there. The one is internal, it means intrinsic motivation, and the second one is external, that is extrinsic motivation. ये दो मोटिवेशन के फॉर द थियोरिटिकल एंड एग्जाम पर्पज यू हैव टू रिमेंबर दिस two names, intrinsic motivation and the extrinsic motivation. In short, internal motivation and the external motivation. Okay, internal motivation and intrinsic motivation को क्या कहते हैं? तो it refers to the motivation that is driven by an interest of or the enjoyment in the task itself. अगर आप कुछ करते करते ही enjoy या खुश होते रहते हो, and that's called as a intrinsic motivation. Okay, it exists within the individual rather than the relying on the external pleasure or a desire. Okay, तो कुछ भी कर जो आप गोल आपका जो है वहाँ पे अगर जाने के लिए जो पर्टिकुलर आप प्रोसीजर जो चूज़ कर रहे हो उसमें भी अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो दैट डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क एंड द टास्क. ओके, तो अगर आप, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला लर्निंग में भी कि कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग टू लर्न समथिंग. सेम एज इन द मोटिवेशन, अगर आपको इंटरेस्ट या जो आप पाना चाहते हो उसके अंदर आपको अगर फेथ नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो डेफिनेटली यू कांट गेट मोटिवेटेड बाय एनीथिंग. ओके, आप किसी चीज़ से मोटिवेटेड नहीं हो पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है समझना. ओके, तो जो भी आप प्लेजर, जो भी आप क्या बोलते हैं टास्क कर रहे हो, उस टास्क की जो प्रोसीजर चल रही है आपकी, उसमें भी आपको हो सके तो खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. और कोशिश नहीं, यू हैव टू बी अ हैप्पी मैन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो डेफिनेटली दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन विल वर्क एंड यू कैन गेट एनीथिंग इन द लाइफ. Students who are intrinsically motivated are more likely to engage in the task willingly as well as work to improve their skills. ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर कि अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे ऑलरेडी, खुद से ही कि मुझे BMS करना ही है और मुझे BMS से इतना फ़ायदा होने वाला है, मुझे BMS करने के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ें होगी, तो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और उस
उसकी वजह से जो भी वो स्टडी करेंगे उसमें वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और सक्सेस डेफिनेटली उनको मिलती जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड एज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स विच विल इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज़। और जितना ज़्यादा आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगे मीन्स सेल्फ मोटिवेशन, इट्स ये बहुत ज़रूरी है अदर देन यू फाइंड आउट समथिंग एल्स कि वो आपको मोटिवेट करें। काउंसलिंग एंड द सर्टेन टाइप ऑफ टॉक, सर्टेन टाइप ऑफ बुक्स जो आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करती है, मगर वो सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ही मिनिमाइज वे पे आपको इफ़ेक्ट करती है। सर्टेन टाइम तक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, मगर एज टाइम पासिस उसका असर जो होगा जस्ट लाइक ए मॉडर्न मेडिसिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा एंड अल्टीमेटली यू अगेन फील डिप्रेशन। ओके, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना, खुद से मोटिवेट होना वो बहुत ही ज़रूरी है। दैन स्टूडेंट्स आर लाइकली टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जैसे मैंने अभी किया, अगर वो है तो एट्रीब्यूट देयर एजुकेशनल रिजल्ट्स टू द फैक्टर अंडर देयर ओन कंट्रोल ऑल्सो नोन एज ए ऑटोनॉमी। ओके, तो खुद से जो है वो सारे एजुकेशनल रिजल्ट्स जो है वो कंट्रोल करके जो चाहे वो रिजल्ट ला सकते हैं और उसे कहा जाता है ऑटोनॉमी। Believe they have the skill which will allow them to be effective agents in reaching their desired goals without relying on the luck। तो जनरली बेस्ड ऑफ लक वाला जो पोर्शन है वो डेफिनेटली बहुत ही लीस्ट वे में काम आता है, मोटिवेशन में भी उतना काम नहीं करता। तो उसकी जगह पे अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे तो डेफिनेटली वो ज़रूरी नहीं होगी, आपको लक की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मास्टरिंग ए टॉपिक नॉट जस्ट इन अचीविंग द गुड ग्रेड्स। ओके, तो वो समझने की भी कोशिश करेंगे वो पर्टिकुलर टॉपिक की, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तो होते हैं मगर वो जनरली मार्क्स के लिए ही काम करता है कि अगर ये टॉपिक पूछा गया उसमें से ये क्वेश्चन आए और वो आपने तैयारी अच्छी की होगी दैन यू गॉट द गुड मार्क्स। मगर उसकी जगह पे अगर आपने सेम टॉपिक पढ़ लिया होगा मगर जो आप सोचते थे कि ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे उसकी जगह पे कोई ट्विस्टेड वाला एक क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आपको पता होगा मगर वो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो अच्छी तरह से मोटिवेटेड वे में नहीं पढ़ा और दैट्स वाई ओनली आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर के बारे में है वो पता नहीं चलता। ओके, देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि सेकंड वन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अटेन एन आउटकम। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल, बाहर से वो आता है। कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस आर द रिवॉर्ड्स। ओके, आपको अगर पता हो कि ये कुछ लेने के बाद में आपको कुछ इतना इनाम मिलने वाला है देन यू डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड और उसको आप मिलने के लिए काम करोगे। जैसे कि अगर प्रमोशन मिलने वाला हो तो उसको लेकर और उसकी सैलरी को लेकर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे मोटिवेटेड होके, तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, तो वो एक्सटर्नल थिंग हुई कि जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो। द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ओके, अगर आपने स्पेशली अभी के स्टूडेंट्स में तो उतना नहीं है थ्रेट वाला पार्ट, मगर पहले के स्टूडेंट्स में ऐसा था कि अगर 20 साल पहले आप देखो तो स्कूल में और उसमें जो मास्टर जी होते थे वो बहुत ज़्यादा अपनी जो छड़ी लेकर घूमते थे और जैसे ही कुछ मिसबिहेवियर वाला स्टूडेंट मिला तो सीधा ही छड़ी जो है वो लगा देते थे। तो उस वक्त कई लोग सिर्फ छड़ी देखकर ही अपने आप को चुप कर लेते थे। तो देयर इज़ अ मोटिवेशन टू बी क्वाइट जस्ट बाय सीइंग द पर्टिकुलर स्टिक। तो द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट फॉलोइंग मिसबिहेवियर। ओके, देन कंपटीशन इज़ इन एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेट। डेफिनेटली अगर आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो आपको फर्स्ट आना है तो वो भी एक अलग से मोटिवेटेड आपको करता है। द सेकंड वन इज़ चीयरिंग क्राउड। जब आपका नाम सुनाई देता है क्राउड में से कि येस यू कैन डू इट और ये नाम, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है एंड यू कैन ट्राई टू गेट द ट्रॉफी और द विनिंग द पार्ट 1, यानी कि फर्स्ट आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो आफ्टर मोटिवेशन। तो आपको कंपैरिजन करनी है एग्जैक्टली कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही ज़रूरी है समझना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू द स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़, फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस पर्पज़ एंड
फॉर द इंडिविजुअल ग्रोथ, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ पर्पस अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होंगे तो यू मे फेस मैनी डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ। तो social and psychological research has indicated that extrinsic rewards can lead to particular things over justification and the subsequent reduction in the intrinsic motivation। वो जनरली आपको इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उसको कम करेगा अगर आपने ज़्यादातर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे ध्यान रखा, रिवॉर्ड्स पे ध्यान रखा और सैलरी पे ध्यान रखा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ध्यान रखा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सेल्फ कंट्रोल, it's a very necessary thing that you have to do. The self control aspect of the motivation is increasingly considered to be subset of emotional intelligence. Okay, अगर आप इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट होगे देन यू मे कंट्रोल योर सेल्फ ईजीली। ओके, जो कई लोग ट्राई करते हैं कंट्रोल करना मगर नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ उनको मोटिवेशन नहीं होता एंड इमोशनली दे आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट दैट जो कोई कर सकता है सेल्फ कंट्रोल। ओके, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट ऑल्दो अ पर्सन मे बी क्लास्ड एज हाईली इंटेलिजेंट दे मे रिमेन अनमोटिवेटेड टू परस्यू इंटेलेक्चुअल एंडेवर। Okay? It is suggested that although a person may be classed as a highly intelligent, वो जनरली हाईली इंटेलिजेंट बोला जाए कोई भी पर्सन मगर फिर भी वो अनमोटिवेटेड रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंडेवर उनके पास में जो है वो परस्यू करने के लिए वो काम करते रहते हैं। तो बेटर कि जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है उसके ऊपर फोकस करना वेरी नेसेसरी। इट्स कॉल्ड एज ए सेल्फ कंट्रोल, उसकी वजह से ही आपको सेल्फ कंट्रोल जो है वो मिल सकता है। सेकेंड वन इज़ ड्राइव्स। हाँ, ड्राइव्स यानी इंस्टिंक्ट्स, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स आपकी रहती है, बेसिक ड्राइव्स। तो फर्स्ट वन इज़ हंगर, इट्स अ वेरी कॉमन ड्राइव जो आपको रेगुलरली फील होता है और उसकी वजह से आपको कोई ना कोई फूड जो है वो सीख करते हो या तो फूड मांगते हो। वेयर मोर सटल ड्राइव्स माइट बी the desire for the praise and the approval, okay, which motivates a person to behave in a manner pleasing to the others। okay, जनरली कई लोग ऐसे होते हैं वो हर कोई चीज़ जो होती है वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कोई कपड़े पहनना, तैयार होना, बाहर जाना, गाड़ी लाना, बाइक चलाना और हेयर स्टाइल रखना। अगर आप जाओ तो होटल में देखो तो होटल में जाओ तो भी वो लोग इस हिसाब से बैठते हैं कि आजू बाजू वाले कुछ देख नहीं रहे ना, उनको कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज़ प्रेज एंड अप्रूवल वाला जो है वो ड्राइव जो रहता है वो बहुत ही ख़तरनाक ड्राइव है। लिटरली इट मीन खतरनाक, बिकॉज उसकी वजह से आपका जो मेंटल ग्रोथ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रेज एंड अप्रूवल वाला थिंग। Then incentive theory, okay, studies shows if the person receives the reward immediately the effect is greater and decreases as delay lengthens। okay, तो अगर आपको कोई काम करते हो और तुरंत ही आपको रिवॉर्ड मिल जाए, हाँ, तो उसमें डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। और अगर आपने जो ये रिवॉर्ड वाला पोर्शन है वो अगर आपको लेट मिला, जैसे कि आपने कुछ काम किया और आपको बोला जाए कि कल आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा मगर इसकी जगह पे आपने 10-15 दिन या 20 दिन लगा दिए रिवॉर्ड देने में, तो यू डेफिनेटली गेट डीमोटिवेटेड। कि वो 15 दिन में आपको जनरली ऐसी सोच आती रहेगी कि मैंने काम क्यों किया, ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने इतने मन लगा कर काम किया तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं ये काम ऐसा नहीं करूँगा। तो डेफिनेटली जो आपका मोटिवेशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। and that called as a incentive theory। repetitive action and reward, okay, combination can cause the action to become habit। हर बार अगर एक्शन एंड रिवॉर्ड वाला पोर्शन चला तो डेफिनेटली आगे जाके उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और अल्टीमेटली वो हैबिट बन जाएगा। और उस वक्त अगर एक्शन के बाद में रिवॉर्ड नहीं मिला तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग सफ़र फ्रॉम इट, दैट पर्टिकुलर हैबिट। तो वो देन रखिए, इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग दैट यू हैव टू डू और यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ। कई लोग ऑलरेडी चल रहे होते हैं इस परसेप्शन के अंदर, एक्शन एंड रिवॉर्ड साथ में ही चलना चाहिए। इंसेंटिव थियोरी में अगेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द टू सोर्सेज, वन सेल्फ एंड दी फ्रॉम द अदर पीपल।
दो ऑलरेडी हमने जो है बात कर ली है. एस्केप सीकिंग मॉडल, इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग टू अंडरस्टैंड. एस्केप यानी कि भाग जाना. तो escapism and the seeking are the major factor influencing decision making. Okay, escapism is a need to break away from a daily life routine, turning on the television and watching an adventure film. Whereas seeking is a desire to learn, turning on the television to watch a documentary. इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया, एग्जाम्पल्स जो है मैं अभी बोल रहा हूँ. मगर एस्केपिज्म यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ में फंस चुके हो, कोई भी सिचुएशन है, तो उसके अंदर से आप कैसे भाग जाते हो या तो डील नहीं करते उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन इट्स वेरी 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 मच अफेक्टिंग टू योर ब्रेन, नेगेटिवली अफेक्टिंग टू योर ब्रेन, दैट एवरी टाइम आप ये बिहेवियर जो है वो रिपीटेड करोगे. और सीकिंग यानी लिटरली यू मीन कि ये मुझे सीखना है या मुझे कुछ करना है. हाँ, सीकिंग द स्पिरिचुअलिटी, सीकिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीकिंग द गुड हेल्थ, सीकिंग द बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप जो है वो अच्छा बनाना है. दैट्स सीकिंग वाला पार्ट अगर चलता रहेगा तो इट्स वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली आपके माइंड एंड बॉडी पे इफेक्ट करेगा. ओके, नीड थियरीज. तो मोटिवेशन एज डिफाइंड एज अ प्रिचार्ड एंड एशवुड, जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिफाइन किया था. दिस इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू एलोकेट एनर्जी टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड. ओके, तो नीड थियरी यानी अगर आप कुछ आपको नीड हुई है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, कुछ भी आपकी एनर्जी जितनी भी है बॉडी के अंदर, उसके थ्रू आप कुछ भी फिज़िकली या कुछ आप बिजनेस के अंदर, कुछ जॉब के अंदर करने की कोशिश करोगे. तो नीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ योर नीड. ओके, तो जो है लास्ट थिंग इज़ मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स. ओके, मोटिवेटर्स किसे कहेंगे? तो जो चैलेंजिंग वर्क्स ऑलरेडी जिन्होंने किया है, रिकग्निशन जो ऑलरेडी जिनको मिल गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी जिन्होंने ओवर द बाउंड्रीज जाके करी है, पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन जिनको ऑलरेडी मिल चुका है, दे आर मोटिवेटर्स, और उनको देखकर हम मोटिवेट होते रहते हैं. हाइजीन फैक्टर्स, उसमें बहुत ज़रूरी है कि स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स दैट डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट बट इफ एब्सेंट रिजल्ट इन अ डीमोटिवेशन. तो ये इट्स कॉल्ड एज अ हाइजीन फैक्टर. Definitely you don't have to remember all these things. The name hygiene factor is used because like hygiene, the presence will not make you healthier, but absence can cause health deterioration. अगर आपने हाइजीन रखी तो डेफिनेटली हेल्दियर में वो पार्ट करेगा, मगर यू डोंट फील एक्चुअली कि वो हेल्थ में कुछ काम करता है. मगर इन केस आपने वो हाइजीन नहीं रखी, तो डेफिनेटली वो गंदे हाथ से कुछ खाना खाना और ये करना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह होना, वो होने के बाद यू कैन फील कि हाइजीन रखना चाहिए और उसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई है. तो मोटिवेशन में भी वैसा ही है. हाइजीन मोटिवेटर जो हमने ऑलरेडी हाइजीन फैक्टर्स जो है कि अगर वो आपके पास में है तो यू डोंट रियलाइज दैट वो आपको ये काम कर रहा है, मोटिवेशन कर रहा है. मगर जो उन चीज़ आपके पास नहीं होगी उस वक्त, देन यू रियलाइज़ कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे ऑलवेज मोटिवेशन करती थी. तो द थियरी इज़ द समटाइम कॉल्ड द मोटिवेटर हाइजीन थियरी एंड और द ड्यूअल स्ट्रक्चर थियरी. तो ये आप नाम याद रख सकते हो, मोटिवेटर हाइजीन थियरी या तो हाइजीन थियरी या हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटर्स, ये जो बेसिक नाम है वो आपको याद रखना है. तो ये दोनों प्रोसेस, लर्निंग एंड मोटिवेशन, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. ओके, और समझना बहुत ही ज़रूरी है इन दोनों को लेकर कि कैसे हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ये दोनों चीज़ें काम में आती है. मगर ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है और ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स उसके ऊपर चालू है. तो यू कैन लिसन दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स, यू कैन सर्च दैट लेक्चर्स इन माय यूट्यूब चैनल वैदिक आयु प्रोडक्शन. उसके अंदर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी एंड द फिजियोलॉजी, ऐसे हमने जूम मीटिंग करी थी अपने स्टूडेंट्स के साथ में ही, और उसकी एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो बन रही है. तो उसको जाके, उसके अंदर जाके आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल पार्ट, and how to maintain the mind and body simultaneously without any
getting any extrinsic motivation, okay, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उससे ही आप कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यू कैन लिसन फ्रॉम दैट. Thank you so much for the calm listening, all my students, and best of luck. Please share these lectures to your colleagues, and subscribe this channel, my channel. And this is Dr. Abhishek Acharya. Wish you all the best, all my dear students. Have a good day. Take care. Bye.